तो ये हमारा फिजिक्स वाइज चैनल है, ये हमारा बोर्ड है और ये हमारी क्लास चल रही है। आज हमारा टॉपिक है कोलिजन ऑफ बॉडीज़। वर्क पावर एनर्जी में ये लास्ट टॉपिक है, कोलिजन ऑफ बॉडीज़। तो कोलिजन का मतलब क्या है? जब दो मूविंग बॉडीज़ मूव करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, जब कोलाइड करते हैं एक मोमेंट के लिए और उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तब हम इसको बोलते हैं कोलिजन ऑफ बॉडीज़। जैसे यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, दो मूविंग बॉडीज़ हैं m1 और m2, जो इनिशियल वेलोसिटीज़ u1 और u2 से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ऐसे ऐसे चलते हुए पास आ रहे हैं, और एक मोमेंट के लिए इनका कोलिजन होता है, ये कांटेक्ट में आते हैं एक मोमेंट के लिए और फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी मोमेंट को जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं, इसी इंसिडेंट को बोलते हैं कोलिजन। तो कोलिजन के टाइम पर क्या होता है, यहाँ जब एक मोमेंट के लिए दोनों पास में आए तो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे पर एक मोमेंट के लिए फोर्स लगाते हैं, फर्स्ट बॉडी सेकंड पर और सेकंड बॉडी फर्स्ट पर। उसके बाद इनमें आपस में कुछ मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एक से दूसरे बॉडी को मोमेंटम मिल जाता है या एक से दूसरे बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, दोनों बॉडीज़ फिर सेपरेट हो जाते हैं आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज़ हैं v1 और v2। बिफोर कोलिजन क्या थे, u1 और u2, आफ्टर कोलिजन क्या है, v1 और v2। अब इस डायग्राम से ये कंक्लूजन नहीं निकालना है कि हमेशा कोलिजन तभी होगा जब दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से अपोजिट आ रहे हो सकता है एक बॉडी आगे जा रहा है कुछ कम स्पीड से, दूसरा बॉडी और हाई स्पीड से और पीछे से टक्कर मार दे, जैसे कि तुम लोग मारते हो। कार जा रही है आराम से, धीरे से जा रहे हैं, स्कूटी में 3 बंदे बैठ के उड़ते हुए और पीछे से जाके धाएं से हमारा कार में टक्कर, वैसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कार सामने से आ रही हो और स्कूटी भी सामने से आ रही हो तभी टक्कर हो सकता है कार जा रही है अपना चुपचाप, स्कूटी वाले ने पीछे से जाके ठोक दिया, या स्कूटी वाला जा रहा है कार वाले ने ठोक दिया। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में भी u1 और u2 हो सकते हैं। यहाँ पर हमने अपोजिट में दिखा दिया है, बट ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा अपोजिट में हो। अच्छा, एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन, यहाँ पर एक मोमेंट के लिए दोनों बॉडीज़ कांटेक्ट में आए, उसके बाद अलग हो जाते हैं। तो अलग होने में भी यही बात एप्लीकेबल है। यहाँ जैसे हमने दिखा दिया आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटीज़ एक दूसरे से अपोजिट हैं, दोनों ऐसे जा रहे हैं, एक उधर एक इधर, लेकिन ये ऐसा हमेशा हो ज़रूरी नहीं है। सेम डायरेक्शन में भी चल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक रुक जाए एक चलता रहे, या ये भी हो सकता है दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चलने लगें। वो डिफरेंट केसेस हैं, बट हमने ऐसे ही जनरली दिखा दिया है, जनरल केस, कि हो सकता है दोनों के वेलोसिटीज़ अलग अलग हों, अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, सेम डायरेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये तो हुआ कोलिजन। कोलिजन के टाइप्स क्या हो सकते हैं, इतने तरह का कोलिजन हो सकता है। तो कोलिजन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक। ठीक है, 2 तरह का कोलिजन हो सकता है। इलास्टिक में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब दोनों बॉडीज़ का मिलाकर के जो लीनियर मोमेंटम होगा, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हो सकता है एक बॉडी का कम हो जाए, दूसरे बॉडी का बढ़ जाए, यानी एक से दूसरे मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन पूरे सिस्टम का अगर लेंगे, यानी दोनों बॉडीज़ को एक सिस्टम कंसिडर करेंगे और मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, तो मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व रहता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इलास्टिक में। और दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक, यहाँ भी टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। हो सकता है एक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, एक की घट जाए, लेकिन पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। यहाँ लीनियर मोमेंटम लिखा है मतलब टोटल, काइनेटिक एनर्जी लिखा है मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है। अच्छा, इन इलास्टिक में क्या होगा, ध्यान देने की बात है, इन इलास्टिक में भी लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। यहाँ भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, इसमें कुछ लॉस हो जाता है। ठीक है, लॉस ही होता है, गेन नहीं होता है। ये हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, इसको आराम से किया जा सकता है। तो ये बातें हैं। इलास्टिक में क्या होगा,
और इन इलास्टिक दोनों में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम दोनों केस में कंजर्व रहेगा। ओनली काइनेटिक एनर्जी की बात है, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड और इन इलास्टिक में डज नॉट रिमेन कंजर्व। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे कंजर्व लिखना बेटर होगा, कंजर्व लिख दिया जाए। अच्छा, इन इलास्टिक में भी और इलास्टिक में भी, दोनों में परफेक्ट सिचुएशन कभी भी नहीं होती है। इलास्टिक अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये थ्योरेटिकली ऐसा बोल सकते हैं कि इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। जब बॉडीज आपस में टकराते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो कुछ एनर्जी इन बॉडीज़ के अंदर भी चली जाती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के पास भी चली जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इन बॉडीज़ का टेम्परेचर बढ़ सकता है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, उस सिस्टम की, यानी अभी इस सिस्टम जब हम बोल रहे हैं तो एक पत्थर है या रबर का बॉल है, मान लो आपस में टकराए। तुमने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर रबर की बॉल को बहुत देर तक फ्लोर पे मार मार के खेलते रहे तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, हल्की सी गर्म महसूस होगी तुम्हें। ठीक है, अगर ध्यान से सोचेंगे तो। ध्यान से सोचने से बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, वरना तो दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें होती रहती हैं, हम लोग देखते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते। बट अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल वहाँ पे इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा। तो वैसे ही यहाँ पर जब इन बॉडीज़ की टक्कर हुई आपस में, तो टक्कर होने से क्या होता है, साउंड हो सकता है, दो बॉडीज़ के कोलिजन में साउंड हो सकता है, स्पार्क्स हो सकते हैं। मान लो दो मेटल बॉडीज़ का अगर कोलिजन हुआ, स्पार्क्स हो सकते हैं। पत्थर टकराए तो स्पार्क्स हो सकते हैं, या उस टकराने वाली बॉडीज़ में अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया ड्यू टू वाइब्रेशन, तो अंदर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी बढ़ सकती है। तो इलास्टिक जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, थ्योरेटिकली हम ऐसा बोल सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, थ्योरी में होता है। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, मतलब कि प्रैक्टिकली हर कॉलिजन इन इलास्टिक ही होता है होगा, और वो इन इलास्टिक ही होगा। हाँ, यहाँ पर इन इलास्टिक में एक केस और बोल सकते हैं जिसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक कह सकते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, या कभी कभी इसको प्लास्टिक कॉलिजन भी कह दिया जाता है, प्लास्टिक कॉलिजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बॉडीज़ आपस में स्टिक हो जाते हैं, यानी ये जब कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद बॉडीज़ आपस में चिपक जाते हैं। जैसे कि एक मान लो लोहे का गोला आ रहा था सामने से लुढ़कते हुए, और हमने उसमें मिट्टी का गोला लुढ़का दिया इधर से, ठीक है, क्ले। तो क्ले क्या होगा, वो आयरन वाले गोले में चिपक जाएगा, यानी स्टिक हो जाएंगे। स्टिक होने से क्या होगा, फिर अब एक बॉडी जिस स्पीड से चल रहा है, दूसरा उसमें क्योंकि स्टिक्ड है, यानी कि दोनों की स्पीड हो जाएगी कॉमन। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, चाहे कोई सा केस हो। काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी अगर इन इलास्टिक है, और परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही, ये भी होगी। साथ साथ क्या होगा, बॉडीज़ विल स्टिक टुगेदर। ठीक है, बॉडीज़ विल स्टिक टुगेदर, एक साथ दोनों चिपक जाएंगे और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, यानी एक साथ चिपक गए, मतलब दोनों की स्पीड सेम हो गई, यानी कि कॉमन स्पीड हो गई। स्पीड का डायरेक्शन भी बोल सकते हो, डायरेक्शन भी तो सेम ही होगी। तो ये तो कॉलिजन के बारे में कुछ जनरल नॉलेज हुआ। अब हम कुछ मैथमेटिक्स कर लेते हैं कॉलिजन से रिलेटेड। तो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन हमें क्या देखना है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ देखनी है। इलास्टिक में क्या होगा, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी जितना बिफोर कॉलिजन था उतना ही आफ्टर कॉलिजन होगा। काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही रहेगी जितनी बिफोर कॉलिजन थी, और आफ्टर कॉलिजन दोनों सेम। तो इलास्टिक के लिए पहले लिख लेते हैं इलास्टिक कॉलिजन, या फिर ऐसा करते हैं दोनों के लिए कॉमन लिखते हैं, बाद में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। तो बिफोर कॉलिजन क्या हुआ, दोनों बॉडीज़ एक u1 वेलोसिटी से एक u2 वेलोसिटी से आ रहे थे, मास दोनों के m1 m2 थे। तो बिफोर कॉलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर हम लिखें, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं PI, बिफोर कॉलिजन इनिशियल लीनियर मोमेंटम कह लो, PI मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो बिफोर कॉलिजन पूरे सिस्टम का, पहले वाले बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना था, m1 u1, दूसरे वाले बॉडी का कितना था, m2 u2। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी,
यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म यूज़ नहीं करना है, ओनली स्केलर ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम इतना था बिफोर कॉलिजन। टोटल काइनेटिक एनर्जी भी लिख लेते हैं, बिफोर कॉलिजन कितनी थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन को क्या ही ले लेते हैं, के इनिशियल, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर पहले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m2 u2 स्क्वायर दूसरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आफ्टर कॉलिजन लिख लो क्या हुआ, आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद में वेलोसिटीज़ में चेंज हो गया, v1 और v2 हो गए, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, pf फाइनल लीनियर मोमेंटम, फर्स्ट बॉडी का m1 v1, सेकेंड बॉडी का m2 v2, तो दोनों का लीनियर मोमेंटम हमने ऐड कर दिया, ये हो गया लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। और इसी तरह से टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन कितनी हो जाएगी, के एफ 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो ये हमने इक्वेशंस लिख ली, बिफोर कॉलिजन इतना लीनियर मोमेंटम, आफ्टर कॉलिजन इतना लीनियर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व, यानी पी एफ इक्वल टू पी आई रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इतनी थी और आफ्टर कॉलिजन इतनी होगी के एफ। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है अगर कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, अगर इन इलास्टिक कॉलिजन है तो के एफ और के आई इक्वल नहीं होंगे, और अगर इलास्टिक है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इन इक्वेशंस की हेल्प से ही हमारे सारे कैलकुलेशंस होते हैं। सारे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा और हम चाहें तो इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे कैलकुलेशन करने में इजी रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इलास्टिक और इन इलास्टिक के हिसाब से लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन अगर हमारा हुआ तो क्या होगा, पी एफ will be equal to pi, linear momentum remains conserved, and kf equal to ki, kinetic energy remains conserved। तो pf equal to pi जब करेंगे तो उससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, kf equal to ki करेंगे तो उससे एक इक्वेशन मिल जाएगी। pf equal to pi किया तो हमें क्या मिला, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, m1 वालों को एक तरफ ले लिया, m1 v1 माइनस u1 इक्वल टू m2, यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लें तो v2 माइनस u2 मिल जाएगा। नंबर 5 इसको लिख लेते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी को भी हमने बराबर करके देख लिया, क्या आएगा, सिंस kf इक्वल टू ki, तो kf क्या था, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2, रैप सॉन्ग चल रहा है जैसे, u2 स्क्वायर, बस बीट्स लगा देना रैप सॉन्ग बन जाएगा, आजकल ऐसे ही होता है। अब 1/2 तो डिवाइड कर दो सब जगह, ठीक है, और फिर रीअरेंजमेंट इधर भी कर लो, m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस आ गए। और सॉल्व हो सकते हैं क्या, देखो m1 v1 माइनस u1, m2 v2 माइनस u2, इधर देखो m1 v1 माइनस u1 इंटू v1 प्लस u1, इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो v1 माइनस यू यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी है, छुपा हुआ है, देखोगे तो दिखेगा, v2 माइनस u2 इधर भी है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन 6 बाय 5, 6 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये, 6 को 5 से डिवाइड किया, देखो
m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 v1 माइनस u1 और इधर माइनस m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस m2 v2 माइनस u2। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया, ये गया ये गया ये गया ये गया। जब कुछ कैंसिल हो जाता है तो बड़ा मज़ा आता है, डिवाइड हो गया। इधर क्या बचा v1 माइनस u1 स्क्वायर और इधर v1 माइनस u1, तो हो गया v1 प्लस u1 और इधर v2 प्लस u2। थोड़ा और रीअरेंज कर लो, सारा अलजेब्रा में क्या होता है, रीअरेंज ही तो करना होता है, इधर उधर करते रहो और अपने काम की चीज़ निकाल लो। हाँ, इधर थोड़ा और रीअरेंज किया तो देखो क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा v1 माइनस v2 और इधर क्या आ जाएगा u2 माइनस u1। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है, ये आ गया। अब ज़रा इसको ध्यान से देखना, ये है क्या, ये जो लिखा हुआ है v1 माइनस v2 और u2 माइनस u1, या चलो इसको भी u1 माइनस u2 ही कर लेते हैं। v1 माइनस v2 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो u1 माइनस u2। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना, v1 माइनस v2 क्या चीज़ है, पहले बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन और ये दूसरे की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। तो अगर वेलोसिटीज़ का डिफरेंस किया जाए, वेलोसिटीज़ का डिफरेंस याद करो ज़रा, रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा था ना, रिलेटिव वेलोसिटी VAB क्या लिखते थे, VA माइनस VB, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ऐसे आएगा कुछ। ठीक है, तो VA माइनस VB क्या चीज़ होता था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी A में बैठकर B को देखोगे तो कैसा B कैसे जाता हुआ दिखेगा, वैसा ही यहाँ भी दिखाई दे रहा है, v1 माइनस v2 माइनस u1 माइनस, ये माइनस क्यों आया ये भी बताया जाएगा क्यों आया। ठीक है, तो v1 माइनस v2 का मतलब हुआ कि A में 1 में बैठ कर 2 को देख रहे हैं, 1 में बैठ कर 2 को देख रहे हैं, तो 2 कैसा दिखाई देगा, मान लो यहाँ पे बैठे हैं 2 में, v में जैसा डायरेक्शन है मान लो वैसा ही है, इसके ऊपर हम बैठे हुए हैं और v2 में उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी का मतलब हुआ कि इस कार में बैठ के ये कार, अब टक्कर होने के बाद कारें ऐसे नहीं जाती, इमेजिन कर लो समझने के लिए, तो एक कार में बैठ के दूसरी कार उधर जाते हुए दिख रही है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लेकिन सेपरेशन हुआ है तो कभी मिले भी होंगे, अप्रोच भी हुआ होगा, यहाँ हुआ था ना अप्रोच, ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक में बैठ के दूसरे, एक कार में आ रहे हैं और दूसरी कार इधर से आ रही है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, टक्कर हो गई, अप्रोच ज़्यादा हो गया, टक्कर हो गई, फिर टक्कर होने के बाद क्या हुआ, सेपरेशन हो गया। ठीक है, तो अप्रोच हुआ, टक्कर हुआ, सेपरेशन हुआ, ऐसे तो होता है, लोग मिलते हैं, टकराते हैं, फिर दूर दूर हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये क्या हो गया, इसी चर्चा से हम बोल सकते हैं ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी थी। ठीक है, और ये माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि अप्रोच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी उसके अपोजिट होगी। ऑब्वियसली अप्रोच ऐसे होता है, सेपरेशन ऐसे होता है, तो इनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे ही। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, तो यहाँ मैग्नीट्यूड अगर लगा दो तो वेलोसिटी को जाए तुम स्पीड बोल सकते हो, स्पीड ऑफ सेपरेशन इक्वल टू स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये लेकिन किस में होगा, परफेक्टली इलास्टिक में ऐसा होगा। ठीक है, इन इलास्टिक में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन की अब नहीं हो रही, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन को स्पीड ऑफ अप्रोच से अगर डिवाइड कर दें तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, इस केस में तो 1 आएगा, अगर हम और नहीं लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि ये इससे नहीं आया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट v1 माइनस v2 बाई u1 माइनस u2 इज इक्वल टू ई। ये जो ई होता है, ई का है, ई जो है, ई को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
ठीक है, रेस्टिट्यूशन, ट्यूशन में गए और रेस्ट करने लगे, वैसा नहीं है, इसका नाम है रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अगर देखो दोनों बराबर होंगे, जैसे कि परफेक्टली इलास्टिक में हुए, दोनों बराबर अगर हुए तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट आया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से ये पता लगाया जा सकता है कि कोलिजन किस प्रकार का है, दोनों का कोलिजन इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। तो अभी जैसे हमने एक केस में चेक करके देखा कि जो ई है यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बहुत बार, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी का स्पीड ही बोलना चाहिए क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन या साइन की तो बात है नहीं, स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक है, स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। गणितीय स्वरूप में अगर लिखेंगे तो v1 माइनस v2 बाई u1 माइनस u2, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इलास्टिक में क्या होगा, फॉर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, जितनी अप्रोच की स्पीड थी उतनी ही सेपरेशन की होगी, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो E इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या बताया गया था कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। यहाँ तो क्या होता है, एक से दूसरे में स्पीड ट्रांसफ़र हो जाती है, एक की काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा थी तो दूसरे की बाद में बढ़ सकती है, पहले वाले की घट सकती है, जो भी मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इसी से ये रिजल्ट हमारा निकल के आया था। लेकिन इन इलास्टिक में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम होगी, क्योंकि अभी जैसे डिस्कशन चल रहा था कि रियल लाइफ में क्या होता है, दो बॉडीज़ अगर टकराए तो उतनी ही, जितनी स्पीड से टकराए थे उतनी स्पीड से वापस जाएं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो टकराने के बाद में थोड़ी दूर इधर उधर जाके रुक जाते हैं। ठीक, तो इन इलास्टिक में क्या होगा, सेपरेशन की स्पीड अप्रोच की स्पीड से कम होगी, यानी कि E लेस देन 1 होगा। बाहर देख लीजिए, बाहर होंगी, आई हैं। तो इन इलास्टिक में क्या होगा, E लेस देन 1 होगा, सेपरेशन की स्पीड कम होगी, अप्रोच की स्पीड ज़्यादा, यानी जितनी स्पीड से आ रहे थे टक्कर के बाद उतनी स्पीड से अलग अलग नहीं होंगे। अच्छा, और जो हमारा और एक केस था परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, दोनों आपस में चिपक जाते हैं। चिपक जाने का मतलब क्या हुआ, सेपरेशन हुआ ही नहीं, एक बार मिल गए तो बस मिल गए, अब अलग नहीं होने वाले। तो अब क्या हो जाएगा, सेपरेशन हुआ ही नहीं, यानी कि ये न्यूमरेटर तो हो गया 0, न्यूमरेटर 0 होने से क्या हुआ, E की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, और इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। इन इलास्टिक के लिए E की वैल्यू क्या होगी, इलास्टिक के लिए क्या होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए क्या होगी, एग्जाम में इस तरह से आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो परफेक्टली इलास्टिक का डिस्कशन चल रहा था, उसी में हमने ये बीच में निकाल लिया। अच्छा, अब टक्कर के बाद स्पीड क्या होगी, टक्कर के बाद v1 v2, ये तो रिलेशन है v1 v2 का, u1 u2 के साथ रिलेशन है। बट देखो u1 u2 तो पता होता है भाई, टक्कर से पहले दोनों कितनी स्पीड से आ रहे थे, दोनों बॉडीज़ के मास वगैरह भी पता होते हैं। बट v1 और v2 दोनों तो अननोन है ना, हमें v1 पता है ना v2 पता है। ठीक है, तो v1 और v2 की वैल्यू फर्दर कैलकुलेशन से निकाली जा सकती है, लेकिन उसको रटना कोई इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि v1 और v2 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि वो कोई डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन आई हैं, एक मोमेंटम से आई है और एक काइनेटिक एनर्जी से आई है, उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करके ये काम किया जा सकता है। देखो, काइनेटिक एनर्जी को हमने जब यूज़ किया था, काइनेटिक एनर्जी वाली कंजर्वेशन को यूज़ किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी से आई थी इक्वेशन। इसको हम लिख देते हैं, मान लो चलो पहले वाली नंबरिंग छोड़ो, इसको फिर से 1 लिख देते हैं। और लीनियर मोमेंटम से जो इक्वेशन आई थी वो ये थी। ठीक है, ये इक्वेशन थी। तो इन दोनों को ही यूज़ करके हमने और एक इक्वेशन प्राप्त की थी, वो क्या थी, v1 माइनस v2 इक्वल टू माइनस u1 माइनस u2, ये इक्वेशन हमें मिली थी। तो इन इक्वेशंस की हेल्प से हम v1
और v2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किन के टर्म्स में, u1, u2, m1 एंड m2। तो ये हमारे नोन क्वांटिटीज़ होते हैं कि टक्कर के पहले जो बॉडीज़ आ रहे थे उनका मासेस क्या थे, उनकी वेलोसिटीज़ क्या थी, ठीक है। उसकी हेल्प से v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो वो कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर देख ही सकते हो कि v1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, v2 को इस तरफ ले आओ, -u1 + u2 + v2, फिर v2 की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 2 से v2 की वैल्यू, v2 को रखो लेफ्ट साइड में, बाकी सबको ले जाओ राइट साइड में, तो सारे नॉन क्वांटिटीज़ आ जाएंगे, v1 के टर्म्स में आ जाएगा। तो इधर भी v1 आ गया, फिर v1 को इधर ले आए, इधर पहले से v1 था, इधर भी v1 था, तो उनको रीअरेंज किया, तो सब गड्ड मड्ड करके और लास्ट में v1 और v2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो वो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्पेसिफिक केस जो होता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग v1 और v2 की जो इतनी इतनी बड़ी वैल्यू आएगी, दो टर्म आएंगे, ठीक है। v1 की वैल्यू में दो टर्म आएंगे, एक तो आएगा m1 माइनस m2 u1 m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 बाय m1 प्लस m2, ऐसा कुछ आएगा। देखो यहाँ पर हमको एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा क्या है, ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा ही कुछ v2 का वैल्यू आ जाएगा, एक टर्म यहाँ और एक टर्म यहाँ। तो इतना लंबा चौड़ा ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना होगा, जब हमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मिलेगा कि इतना मास था बॉडी का, फिर टक्कर हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, कुछ ना कुछ कहानी दी रहेगी। तो ये चीज़ें अगर तुम्हें पता हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उन दोनों की हेल्प से ये इक्वेशन, तो इतने से हमें सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो जो इतनी लंबी चौड़ी वैल्यूज़ हैं उनको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो इलास्टिक के लिए डिस्कशन हुआ। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा कि हमें ये वाली इक्वेशन तो मिलेगी, ये इक्वेशन मिलेगी क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से आई है, बट ये इक्वेशन हमें वहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन को इक्वेट करके हमने ये निकाला था। ये वाली इक्वेशन वहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशंस दी रहेगी कि क्या क्या हो रहा है। मान लो कि अब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाली बॉडी चल के आ रही थी, दूसरी वाली रुकी हुई थी, या टक्कर के बाद में दोनों एक साथ चलने लगे, या फिर फर्स्ट वाली ने सेकंड में टक्कर मारा तो फर्स्ट तो रुक गई लेकिन सेकंड चलने लगी। ऐसा तुमने कई बार देखा होगा, जो बिलियर्ड्स, जो स्नूकर गेम होता है उसमें देखा होगा कि जो टेबल पे बॉल्स हैं, एक बॉल आती है दूसरे से टकराती है तो दोनों कभी सेम डायरेक्शन में जाने लगते हैं, या फर्स्ट वाली रुक जाती है सेकंड वाली जाने लगती है, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस पे डिपेंड करेगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। हाँ, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है परफेक्टली इन इलास्टिक में, उसको हम करके थोड़ा बता देते हैं। कंप्लीट उसको तुम्हें ही करना है, बट थोड़ा उसका हिंट दे दिया जाए क्या करना है। परफेक्टली इन इलास्टिक जब होता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगी, वो तो हमें पता ही है, इन इलास्टिक है, बट लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और परफेक्टली इन इलास्टिक होने की वजह से दोनों बॉडीज स्टिक हो जाएंगे, एक ही वेलोसिटी से एक साथ चलने लगेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, इसमें क्या होगा, Pf इक्वल टू Pi तो होगा, बट Kf इक्वल टू Ki नहीं होगा, ठीक। तो Pf इक्वल टू Pi वाली इक्वेशन तो हमें मिली जाएगी। क्या इक्वेशन थी, m1 v1 माइनस u1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ये इक्वेशन तो हमें मिली जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वाले में क्या होगा, Kf और Ki की वैल्यू को इक्वेट नहीं करना है, अलग अलग लिखना है। Kf क्या होगा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, और Ki कितना होगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ठीक है। ये आ गए। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि v1 और v2 दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बॉडीज आपस में चिपक गए, चिपक जाने से एक साथ चलने लगे एक ही डायरेक्शन में, तो v1 बराबर v2 हो जाएगा। और ये मान लो v, हमने इसको कह दिया, दोनों की वेलोसिटी सेम है और वो v के बराबर है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि v1 v2 दोनों की जगह v सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। और उसकी हेल्प से ये जो v है इसको हम कॉमन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि दोनों अब एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं।
तो कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है यहाँ से, इक्वेशन 1 से। ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर देंगे और कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी तो जो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी था उसका एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। देखो, क्योंकि जब दोनों आपस में चिपक गए हैं, दोनों की स्पीड एक बराबर हो गई, तो v1 और v2 सेम हो गए, v के बराबर हो गए। तो क्या लिखेंगे फिर, kf इक्वल टू m1 v स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर, दोनों की स्पीड सेम हो गई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। तो इक्वेशन देखो हमारी सिंप्लीफाई हो गई, ये kf है, ये ki है। फिर क्या करते हैं, फिर इसमें v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सी वाली, जो इक्वेशन 1 से हमने v की वैल्यू निकाली थी, उस v की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फिर kf की वैल्यू किसके टर्म्स में आ जाएगी, देखो v किसके टर्म्स में आएगा, v हमने यहाँ से निकाला है, ये हमारा v था, ये हमारा v था, दोनों बराबर थे। तो अगर हम v की वैल्यू इक्वेशन 1 से कैलकुलेट, ये तुम्हें करना है, बहुत सिंपल है, इसलिए हम इसको उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो v1 और v2 की वैल्यू है v, यहाँ इक्वेशन 1 से v की वैल्यू अगर निकालोगे तो किसके टर्म्स में आएगी, m1 m2 u1 u2, ये हमारे नॉन क्वांटिटीज़ थे पहले से। तो kf में जब v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो kf की वैल्यू भी किसका फंक्शन होगी, m1 m2 u1 u2, इनके टर्म्स में आ जाएगी, ये नॉन क्वांटिटीज़ हैं। और ki भी हमारा इन्हीं के टर्म्स में था, m1 u1 m2 u2, ये सब नॉन थे। तो अब kf की वैल्यू हमारी आ गई है नॉन क्वांटिटीज़ के टर्म्स में, m1 m2 u1 u2 के टर्म्स में, और ki भी नॉन क्वांटिटीज़ m1 m2 u1 u2 के टर्म्स में था। अब kf और ki का हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या रिलेशन निकालेंगे, हम डेल्टा k निकाल कर देखेंगे, kf माइनस ki निकाल कर देखेंगे। kf माइनस ki की वैल्यू जब निकालोगे तो ये जो वैल्यू है ये आएगी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी, ज़रा याद करो, इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या बोला गया था कि एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, एनर्जी का लॉस हो जाता है, यानी कि kf जो है वो ki से कम होता है, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू आती है। तो हमने इस तरह ये जो प्रोसेस बताया है, इससे हम प्रूव कर लेंगे कि kf इज़ ग्रेटर देन, सॉरी डेल्टा k इज़ नेगेटिव, इट मीन्स kf इज़ लेस देन ki। पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, कॉलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। और दूसरा काम भी कर सकते थे, अगर मान लो कोई बोले नहीं हमको डिफरेंस पसंद नहीं है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहते, हमें डिफरेंस निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो दूसरा तरीका भी है। तो तुम क्या करोगे, kf और ki को डिवाइड कर देना, डिवाइड करने से ये लेस देन 1 आ जाएगा, तो kf लेस देन ki आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि कॉलिजन हुआ और परफेक्टली यानी इन इलास्टिक था, और अब तुम प्रूव करो कि एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से रिवाइज कर देते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हुआ, दोनों सेम स्पीड से चलने लगे, कॉमन स्पीड आ गई, कॉमन स्पीड से हमने kf की वैल्यू निकाली, फिर kf और ki का कंपैरिजन किया, डिफरेंस करके भी कंपेयर कर सकते हैं और डिवाइड करके भी कंपेयर कर सकते हैं, दोनों तरह से प्रूव कर सकते हैं कि kf लेस देन ki होगा, यानी कि एनर्जी का क्या हो गया, एनर्जी का हो गया लॉस, ठीक है, एनर्जी लॉस हुआ, ये प्रूव कर लिया हमने, ठीक। तो ये हमारा कॉलिजन कंप्लीट हो गया। ये 1 डायमेंशनल कॉलिजन था, दोनों बॉडीज़ एक ही लाइन पर चल रहे थे, टक्कर के बाद भी एक ही लाइन पर चले हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि लाइन चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे वही बॉल्स पड़े हैं बोर्ड पे स्नूकर गेम में, और बॉल्स टक्कर होने के बाद एक ही लाइन में चलें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुमने देखा होगा ऐसे टक्कर लगा, मान लो कि एक बॉल यहाँ पे पड़ा हुआ था टेबल पे, एक बॉल ऐसे पड़ा हुआ था मान लो टेबल पे, हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं हम इसको, एरियल व्यू ले रहे हैं, ये एक बॉल पड़ा हुआ है, दूसरा बॉल इधर से आया u1 वेलोसिटी से, और ये बॉल u2 वेलोसिटी से हो सकता है जा रहा हो या रुका हो, बट टक्कर के बाद एक ही लाइन पे नहीं गए। मान लो कि u1 इधर, ये u2 इधर चला गया, ठीक है, टक्कर के बाद, और ये वाला बॉल जो था मान लो हमारा इधर चला गया। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर ये 2 डायमेंशनल कॉलिजन होगा, 1 डायमेंशनल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आगे तुमको बताएंगे, ठीक।